हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर जो सीरीज़ हम लेके आए थे, जो 2024 में बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कि 17वीं बीपीएससी होगा, तो उसका मॉडल पेपर लेके आए हैं। और यहाँ पे वो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे जिस क्वेश्चन में अक्सर लोगों को डाउट होता है और जिसके चलते क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वो अलग अलग कोचिंगों को कट करके लेके आए हैं और उसी पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 से 20 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जिससे मुझे आशा है कि आप लोग के बहुत सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेते हैं पहला क्वेश्चन। नंबर 71 है और इसमें कहा जा रहा है अशोक के धम्म के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है उसको चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, अशोक की धर्म विजय अर्थशास्त्र की धर्म विजय के समान थी। तो नहीं, पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब देखिए कैसे अशोक की धर्म विजय जो है अर्थशास्त्र के धर्म विजय के समान नहीं था, इसके बारे में हम लोग बात करें तो जब चंद्रगुप्त मौर्य आए थे और ये अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। तो इन्होंने कहा था या इन्होंने माना था कि अगर राजधर्म के लिए आपको युद्ध भी करना है तो वो सही है। तो मतलब यहाँ पर युद्ध की चर्चा मिलती है अर्थशास्त्र जो चाणक्य बोलते हैं। अशोक के धम्म नीति कहता है कि जब कलिंगा का वॉर हुआ और जब उन्होंने युद्ध जो है त्याग दिया, मतलब जब डिसीजन ले लिया कि अब हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तब जो ये धम्म नीति जो जारी किए थे, जो निकलवाए थे, तो इसमें कहा गया था कि युद्ध करना ही नहीं है। तो क्या हो गया, अशोक की धम्म विजय और अर्थशास्त्र की धम्म विजय के समान नहीं थी, ये कम्प्लीटली अलग था एक दूसरे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है अशोक के काल में वाणी के माध्यम से धर्म के संदेशों का प्रचार नहीं किया गया था। नहीं, देखिए इस टाइम में जब अशोक की जो धम्म नीति थी वो तो सबसे पहले जो पिलर वगैरह बनाए थे, रॉक एडिट वगैरह बनाए थे, तो उस पर तो मेंशन किया ही गया था धर्म नीति की। उसके बाद ही उस टाइम में बहुत सारे लोग जो है पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको वाणी के माध्यम से भी ये प्रचार किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, जो धर्म का संदेश है धर्म का, वो जो है वाणी के माध्यम से मतलब बोल के प्रचार नहीं किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें किसी विशेष संप्रदाय का प्रचार शामिल नहीं था। स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। उसके जितने भी पिलर बने, रॉक एडिट बने, उसमें किसी भी विशेष संप्रदाय का प्रचार जो है शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि उस जो सबको समान दृष्टि से देखते थे। तो 71 का सही आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, और 72 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बौद्ध धर्म के अंतर्गत बोधिसत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो कथन सही नहीं है उसको चूज करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आप ये जान लीजिए ये बोधिसत्वों का मतलब क्या होता है। तो बोधिसत्वों का मतलब होता है जो व्यक्ति बुद्ध बनने या मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर है, उन्हें बोधिसत्व के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर संस्कृत में इसका अर्थ जाने तो एक व्यक्ति जो बुद्ध बनने के इरादा रखता हो उसे ही क्या कहा जाता है, बोधिसत्व कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, वज्रपाणि को बुद्ध की सभी शक्तियों के साथ साथ सभी 5 तथागतों की शक्ति को प्रकट करने के लिए माना जाता है। सेकेंड, यहाँ पे एक फोटो मैं आपको दिखा दूँ, ये देख रहे हैं यहाँ पर, यह है वज्रपाणि का प्रतिमा है। ठीक है, तो ये प्रतिमा क्या इंडिकेट करता है बौद्ध धर्म में, तो वज्रपाणि को बुद्ध की सभी शक्तियों के साथ साथ सभी 5 तथागतों की शक्ति को प्रकट करने के लिए माना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। हम लोग को क्या ढूंढना है, जो सही नहीं है उसको ढूंढना है। अब देखिए इसमें दूसरा फोटो आप देखिए, फोटो आपको दिख रहा है, ये है मंजूश्री का। ठीक है, यह बुद्ध का बोधिसत्व है जो कि महायान बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित शक्तियों में से एक है। ये बुद्ध का जो है आपका ये बुद्ध का बुद्धि से संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, सामंत भद्र, इसका भी फोटो हम दिखा देते हैं आप लोग को। ये फोटो आपको दिख रहा है, ये प्रतिमा, ये सामंत भद्र को इंडिकेट करता है। और ये बेसिकली किससे संबंध है, तो बौद्ध धर्म में अभ्यास और ध्यान से जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है। अब तीसरा आता है वसुंधरा। वसुंधरा को बिहार और बौद्ध शिक्षाओं का संरक्षक माना जाता है। तो नहीं, ये क्या है, गलत है, गलत है। इसमें कहा जा रहा वसुंधरा को बिहार और बौद्ध शिक्षाओं का संरक्षक माना जाता है। तो नहीं,
इसको क्या माना जाता है? वसुंधरा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रत्नों की धार। तो बौद्ध देवता या बौद्ध ये प्रतिमा जो है एक महिला बोधिसत्व है, ठीक है, जो अक्सर आपको कहाँ काठमांडू घाटी के काठमांडू घाटी मतलब कि नेपाल में आपको देखने को मिलेगा। इसको अगर हिंदू देवी देवताओं से अगर संबंधित करें तो ये देवी लक्ष्मी से संबंधित है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं, ये इंडिकेट करता है बौद्ध धर्म में क्या चीज़ से, धन से संबंधित है। तो ये डी नंबर गलत है, बाकी सब सही है। एक बार और दिखा देते हैं आपको, पढ़ लीजिए एक बार और। वज्रपाणी को बुद्ध की सभी शक्तियों के साथ साथ सभी 5 तथागतों की शक्तियों को प्रकट करने के लिए माना जाता है, बिल्कुल सही है। बी नंबर है मंजूश्री बुद्ध की बुद्धि से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। सामंत और भद्र अभ्यास और ध्यान से जुड़े हैं। तो इसका फोटो जो सामंत भद्र का है, इसका फोटो आपको वहाँ पर दिखेगा जहाँ बौद्ध धर्म में जहाँ पे मेडिटेशन किया जाता है वहाँ पे अक्सर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये मंजूश्री का फोटो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ बौद्ध धर्म में जो मठ होते हैं, जहाँ पे इसके शास्त्र पढ़े जाते हैं या लाइब्रेरी होते हैं, वहाँ पर आपको ये मंजूश्री का फोटो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी लास्ट में नंबर रहा वसुंधरा का, तो वसुंधरा संबंधित किससे है? तो ये धन दौलत से संबंधित है। तो डी नंबर गलत हो गया, बाकी सब क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है उसको चूज करना है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें कहा जा रहा है उनका साम्राज्य मध्य एशिया से उत्तर भारत तक फैला हुआ था। तो बिल्कुल सही, मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत में अगर बात करें हम लोग तो उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश वाराणसी कौशाम्बी मतलब बिहार से पहले तक ये फैला हुआ था, शराबस्ती तक। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है उन्होंने पुरुषपुर में चौथी बौद्ध संगत परिषद बुलाई थी। तो नहीं, ये कहाँ पर, पुरुषपुर में नहीं बुलाई थी, जिसको अभी पेशावर के नाम से जानते हैं हम लोग पाकिस्तान में, तो वहाँ पर नहीं। तो ये जम्मू कश्मीर में मतलब कश्मीर में बनाया गया था। कहाँ पे चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, कुंडला वन में। तो दूसरा स्टेटमेंट आपको ऐसे ही गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है बौद्ध विद्वान अश्वघोष उसके दरबार में रहता था। तो तीसरा भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। यानी पहला और तीसरा सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इस हिसाब से सही आंसर हो गया सी 1 और 3। जैसा कि यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं, ये कनिष्क का एम्पायर है जो दिख रहा है आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 74 और इसमें कहा जा रहा है हड़प्पा वासियों की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथन में कौन सा गलत है ये आपको चूज करना है। इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, गलत खोजना है या सही स्टेटमेंट खोजना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इस पे कहा जा रहा है हड़प्पा वासियों में पशु पूजा की लोकप्रिय थी। तो देखिए क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए आपको यहाँ पे गलत ढूंढना है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। जो हड़प्पा वासी थे उसमें पशु की पूजा जो थी वो लोकप्रिय थी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, हड़प्पा वासियों को पुरुष देवता में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए क्यों गलत है। जब हड़प्पा सभ्यता का जब खोज किया गया, खुदाई हुई, तो उसमें एक सील पर पुरुष देवता को एक योगी के रूप में बैठा हुआ मुद्रा में दर्शाया गया है, जिसमें एक जो है पैर दूसरे पैर पर रखा हुआ है और सील के जो तीनों तरफ जो है वो सील के चारों तरफ जानवरों का फोटो बनाया गया है, जिसमें हाथी है, बाघ है, गेंडा है, भैंस है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा वासियों को पुरुष देवता में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये कह सकते क्या, गलत है, क्योंकि वहाँ पर थी। तीसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अग्निकुंडों का कोई साक्ष्य नहीं मिला। देखिए वहाँ पर तो मिला ही, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अग्निकुंडों का जो है साक्ष्य वहाँ पर मिला। तो ये भी आपका सही है और आपको गलत ढूंढना है। तो दूसरा नंबर जो हो गया स्टेटमेंट वो क्या है, गलत है। तो सही आंसर हो गया बी, ओनली 2। 75 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है उत्तर वैदिक ग्रंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है इसको बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कहा जा रहा है उत्तर वैदिक ग्रंथों में बड़ी संख्याओं और जटिल अंकगणित गणनाओं का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही। ये उत्तर वैदिक काल कब से अगर हम लोग बात करें तो पहले वैदिक काल की बात कर ले तो वैदिक काल जो है
1500 से लेके 600 काल को हम लोग वैदिक काल बोलते हैं। इसमें उत्तर वैदिक काल जो एग्जिस्ट करता था 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक जो है इसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता था। इस टाइम में शून्य दशमलव का खोज हो चुका था, मतलब अंकगणितीय गणनाओं का उल्लेख था इसमें। तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, बाद में वैदिक ग्रंथों में सभा और समिति का उल्लेख बंद कर दिया। नहीं, ये सभा और समिति का जो उल्लेख है वो बाद में भी मिला। मतलब राजा प्रार्थना करते थे कि प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, सभा एवं समिति, जो कि राजा को कार्य करने में हेल्प भी करते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है उत्तर वैदिक ग्रंथ राजा और पुरोहित के बीच घनिष्ठ संबंध संकेत करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। तो इस हिसाब से 75 नंबर का सही आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है भारत में निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से कौन सा एक नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल से प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक मानव निर्माण पैटर्न में बदलाव का प्रमाण देता है। तो ये कौन सा है, तो ये है बुर्जहोम। ठीक है, और ये है कहाँ पर, कश्मीर घाटी में सबसे महत्वपूर्ण उत्खनन होने वाला एक साइट है जो नवपाषाण स्थलों में से एक है। तो यहीं पर दिखने को मिला। तो सही आंसर हो गया इसका बी, बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, इसमें पूछा जा रहा निम्नलिखित में से कौन सोने के सिक्के जारी करने वाले उपमहाद्वीप के शुरुआत शासकों में से थे। तो कौन स्टार्ट किया था, तो ये कुषाण डायनेस्टी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कुषाण डायनेस्टी के जो है संस्थापक किसको कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, इसमें पूछा जा रहा पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए पल्लव वंश के संस्थापक जो है सिम विष्णु को माना जाता है। ये पल्लव वंश के संस्थापक थे। पल्लव राजवंश का जो स्थापना किया गया, इस हिसाब से आंसर आपका डी हो गया। इसका स्थापना 275 ईस्वी में किया गया था और ये चला था 897 ईस्वी तक अस्तित्व में आया था और दक्कन के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर यह शासन किया। ठीक है, और इसको स्टार्टिंग में जो टोंडी मंडलम के नाम से भी जाना जाता है और यह राजवंश सातवाहन राजवंश के पतन के बाद जो है प्रमुखता से उभरा था। तो याद रखिएगा पल्लव वंश का जो है संस्थापक सिम विष्णु के द्वारा ये स्थापना किया गया था ये वंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, इसमें पूछा जा रहा प्राचीन भारत में महाजनपदों में कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए ये महाजनपद पीरियड आया कब था, तो महाजनपद पीरियड जो है ये 600 बीसी में स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे पूछा जा रहा है उसमें सही कथन को चूज करना है कि क्या उससे संबंधित कथन सही है। तो पहला कथन यहाँ पे कहा जा रहा है फसलों पर कर उत्पादन का 1/6 भाग निर्धारित किया गया था। तो बिल्कुल सही, जब महाजनपद पीरियड था तो उस टाइम में जो फसलों पे कर दिया जाता था लोगों के द्वारा, तो जितना उपजा था उसका 1/6 भाग निर्धारित किया गया था। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि शिल्पकारों को भी श्रम के रूप में कर देना पड़ता था। तो बिल्कुल सही, शिल्पकार हो और भी जो भी श्रमिक लोग थे उसको भी कर देना पड़ता था। तीसरा स्टेटमेंट है खरीदे और बेचे गए सामान पर भी टैक्स देना पड़ता था। तो बिल्कुल सही, उस टाइम में जो खरीदे गए थे या जो बेचे जाते थे उस पर भी टैक्स देना पड़ता था महाजनपद पीरियड में। तो इसका सही आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द एबव। 1 2 3 तीनों सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित जोड़ियों का मिलान करें। तो विचारक है इधर और इधर किसके लिए जाना जाता है वो इस साइड ये है। तो देखिए पहला है गार्गी। गार्गी कौन थी, एक महिला विचारक थी जो अपनी विद्वानता के लिए प्रसिद्ध थी और शाही दरबार में होने वाली बहसों में भी ये भाग लेती थी। तो गार्गी कौन हो गया, एक शाही दरबार में बहसों में भाग लेने वाली महिला थी। उसके बाद आता है सत्यकाम जवाला। तो ये सत्यकाम जवाला कौन थे, तो ये भी थे एक फिलोसफर ही थे और ये बेसिकली एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। जब एक ऋषि के पास ये गए थे ज्ञान लेने, तब उनको पूछा था कि तुम्हारा गोत्र क्या है। तो ये सत्यकाम जी बोले कि हमको गोत्र का तो नहीं पता, लेकिन हमारे माँ का नाम जवला है और हमारा नाम सत्यकाम है। तो उनका नाम रख दिया गया था सत्यकाम जवला, जो कि एक गरीब परिवार से थे। बाकी पाणिनि जो तो सभी को पता है, ठीक है, ये व्याकरणविद है जो व्याकरण लिखे थे। कौन सा बुक लिखे थे पाणिनि के द्वारा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो 84 का सही आंसर कौन सा हो गया, डी का 1, मतलब डी ए का 1, 2 का बी एंड 3 का सी। क्लियर है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताना है पाणिनि के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है उसको चूज करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है ऋग्वेद के सभी सूक्त
पुरुषों द्वारा रचित थे। तो देखिए ये कहा गया है कि ऋग्वेद जब लिखा गया था उसमें जितने भी सूक्त है क्या पुरुषों के द्वारा लिखा गया था। तो देखिए ये पुरुषों के द्वारा नहीं, महिलाओं के द्वारा भी लिखा गया था, मतलब दोनों के द्वारा लिखा गया था। तो ये पहला स्टेटमेंट तो इससे गलत हो गया। उसके बाद है ऋग्वेद में भाषा जो है संस्कृत और वैदिक संस्कृत का उपयोग किया गया था, बिल्कुल सही। दूसरा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, क्योंकि ऋग्वेद की जो भाषा है वो संस्कृत या वैदिक संस्कृत कह सकते हैं हम लोग। तीसरा स्टेटमेंट है ऋग्वेद को पढ़ने के बजाय पढ़ा और सुना जाता था। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, क्योंकि उस टाइम में जो है ज़्यादा पढ़े हुए लोग नहीं थे, तो लोग पढ़ते थे और बाकी लोग क्या करते थे, सुनते भी थे, इसलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, 3 नंबर। 4 नंबर स्टेटमेंट है ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे प्राचीन है, बिल्कुल सही। 4 वेद है, 4 वेद में सबसे पुराना वेद जो है वो कौन है, ऋग्वेद है। तो इस हिसाब से सही आंसर कौन हो गया, 2, 3 एवं 4, एक तो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेगालिथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको चूज करना है। देखिए यहाँ पे मेगालिथ का मतलब क्या होता है। मेगालिथ का मतलब होता है जब कोई स्थान को चिन्हित करने के लिए एक बड़ा सा पत्थर यहाँ पे रख दिया जाता है, तो वही मेगालिथ है बेसिकली, इतना ही समझिए आप। तो इसके संदर्भ में कौन सा गलत है ये बताना है आपको। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है खोजों से पता चलता है कि जिन लोगों को दफनाया गया था उनकी स्थिति में कुछ अंतर था। तो बिल्कुल सही, जिन लोगों को जो दफनाया गया था उसके जो मतलब अगर दक्षिण में दफनाया गया तो उसका स्थिति कुछ और था, उत्तर में मतलब कहीं पे अगर हम डेक्कन की बात कर ले तो वहाँ पे जब दफनाया गया था तो वहाँ पे कई जगह बड़े बड़े पत्थरों दिखा, कहीं छोटे दिखा, तो जो दफनाने का पैटर्न था कुछ अंतर था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कई महापाषाणों में से अधिक कंकाल है जो कि दर्शाते हैं कि वो एक ही परिवार का है। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वहाँ पे जो है जो दफनाया गया था वहाँ पे एक ग्रुप में मतलब एक बूढ़े व्यक्ति का भी लाश मिला, बच्चे का भी मिला, महिला का भी मिला, मतलब एक ही कब्र में ये सब मिला। तो इससे क्या पता चलता है कि वे लोग एक ही परिवार के थे। ठीक है, जिसको चिन्हित करने के लिए मेगालिथ एक बड़ा सा पत्थर यहाँ पे रख दिया जाता था। तीसरा स्टेटमेंट मतलब सी नंबर स्टेटमेंट कहा जा रहा है सतह पर रखे गए पत्थर से घेरे या बोल्डर संभवतः दफन स्थल को खोजने के लिए साइन पोस्टर के रूप में काम करते थे ताकि लोग जब चाहे उस स्थान पर लौट सके। बिल्कुल सही, जिन परिवार की जो जहाँ पे वो दफनाया जाता था वहाँ पे चिन्हित कर दिया जाता था कि इनके परिवार का ये लोग था, तो वो आसानी से ढूंढ लेते थे। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट डी नंबर में क्या कह रहा है बाद में मरने वाले के शव को डेथ होल के माध्यम से कब्र में लाया गया नहीं। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ब्रह्मदेव के माध्यम से कब्र में लाया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है और सॉरी गलत है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया डी नंबर, क्योंकि गलत स्टेटमेंट हम लोग को चूज करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। इसमें कहा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कौन सा कथन सही है ये चूज करना है। तो कालीबागान और लोथल में अग्निवेदियाँ थी, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर जो हड़प्पा का साइट है कालीबागान और लोथल, तो यहाँ पर क्या मिली, अग्निवेदियाँ मिली, तो ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है मोहनजोदड़ो हड़प्पा और लोथल जैसे कुछ शहरों में विस्तृत भंडारगिरी मिले। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही ही दिख रहा है, तो आंसर हो गया इसका बी, 1 एवं 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है। इसमें कहा जा रहा है उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है इसको चूज करना है। तो उत्तर वैदिक काल की जब भी हम लोग बात करें तो ये 1000 BC से लेके 600 BC की बात हो रही है, इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद को उत्तर वैदिक ग्रंथ भी कहा जाता है। बिल्कुल सही, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद को क्या कहा जाता है, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। जो लोग वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे उन्हें राजा पुरोहित से भी श्रेष्ठ मानते थे। तो देखिए जब ये उत्तर वैदिक काल थे, इस टाइम में भी कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो वर्ण व्यवस्था को कुछ लोग जो है अस्वीकार किए थे। तो जो लोग थे उनको राजा जो है वो पुरोहित से भी ऊपर स्थान मानते थे उनका है। तो 89 का जो है दोनों स्टेटमेंट सही है, तो 89 का सही आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 90। इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें पूछा जा रहा है जब ऋग्वेद की रचना उपमहाद्वीप से के उत्तर पश्चिम में हो रही थी तब कहीं और अन्य विकास भी हो रहे थे जिनमें मेगालिथिक का निर्माण भी शामिल है।
मेगालिथ खड़ा करने की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए ऋग्वेद की जो रचना हो रही थी बेसिकली कब 1500 से 1500 बीसी या 1000 बीसी के आसपास माना जाता है, और उसी टाइम में मेगालिथ का जो है मेगालिथ बनाने की भी प्रथा स्टार्ट हो रही थी। मेगालिथ क्या था? तो मेगालिथ क्या था कि जब कोई आदमी को दफनाया जाता था तो वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था, ठीक है। तो उसी के बारे में ये हम लोग को स्टेटमेंट दिया है, और कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है ये हम लोग को चूज करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा, यह प्रथा केवल दक्कन और पश्चिम भारत में प्रचलित थी। तो देखिए ये दक्कन और दक्षिण भारत में ही प्रचलित नहीं था। ये जो है अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत और कुछ पार्ट में पूर्वी भारत में भी देखने को मिला है। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट ही गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, जबकि कुछ मेगालिथ सतह पर देखे जा सकते हैं, अन्य मेगालिथ दक्कन अक्सर भूमिगत होते थे, जो दफन होते थे भूमिगत होते थे। बिल्कुल सही। तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कुछ मेगालिथ सतह पर देखे जाते हैं जहाँ पर पत्थर रख दिया जाता था, अन्य मेगालिथ दफन जो है अक्सर भूमिगत होते थे, मतलब कि जहाँ दफना है उसी के साथ पत्थर भी दफना दिया जाता था। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें हमको गलत ही चूज करना था। तो सही आंसर हो गया 90 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है उसको चूज करना है। पहला कथन दिया हुआ है, युद्ध के लिए कोई नियमित सेना नहीं थी, ठीक है। तो बिल्कुल सही, जब ऋग्वैदिक युद्ध था तो उस टाइम में नियमित रूप से कहीं लोग बसे ही नहीं थे जिससे कि एक नियमित रूप से एक सेना रखा जाए जिससे युद्ध हो। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, बिल्कुल सही है। जमीन के लिए भी लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए यहाँ पे जमीन मोस्ट ऑफ द लड़ाई जो हुई थी किसके लिए, मवेशियों पकड़ने के लिए, मवेशी के लिए लड़ाई हुई थी। लेकिन कुछ ही पार्ट में देखा गया है कि ज़मीन के लिए भी लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये मवेशी और थोड़ा सा पार्ट आप कह सकते हैं कि ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। इस चीज़ से जो भी धन प्राप्त हुआ जाता था वो क्या करता था, ये रख दिया जाता था ताकि बाद में अग्नि में आहुति दी या बलिदान में उपयोग उसका किया जा सके। तो लेकिन सी स्टेटमेंट क्या करा, जो धन प्राप्त होता था उसे नेता और पुजारियों ने रख लिया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हम लोग को क्या चूज करना था, गलत ही चूज करना था। तो सी सही आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, गुप्तों द्वारा जीते गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए गुप्ता साम्राज्य जब आए थे किसके द्वारा स्थापित किया गया था, श्री गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। यह स्थापना 319 में हुआ था। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मौर्य ये सब जब डिक्लाइन हो गया था तब जाके एक बहुत बड़ा साम्राज्य आया था, गुप्त साम्राज्य, जो कि पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था। तो ये कहाँ से इसका स्थापना किया गया था, तो इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसी के आसपास से स्टार्ट हुआ था। बाकी धीरे धीरे वो अपना राजपाट जो है बढ़ाने लगे। तो सबसे पहले वो कनौज जीते, फिर पाटलिपुत्रा, फिर नालंदा, फिर उज्जैन। तो इस हिसाब से आंसर देखें तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश राजस्व के सभी स्रोतों को ब्राह्मण को हस्तांतरित करने वाला पहला राजवंश बना था। तो ये राजवंश कौन है, तो वकाटक शासक ने मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों को कई भूमि दान दिए थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मध्य प्रदेश मतलब उत्तरी और पूर्वी भाग में ये थे वकाटक राज, जो कि ब्राह्मणों को हस्तांतरित करने वाला पहला राजवंश बना था, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, पश्चिमी भारत में चालुक्य के बाद कौन सा राजवंश आया था। तो देखिए पश्चिमी भारत की बात हो रही है, तो पश्चिमी भारत में जो है ये चालुक्य वंश के बाद, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो चालुक्य वंश के बाद जो आए वो आए राष्ट्रकूटरा, ठीक है, जो कि 753 ईस्वी में ये चालुक्य वंश को हरा दिया था, तब जाके स्थापित हुआ था राष्ट्रकूटरा। अब कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए ये राष्ट्रकूटरा को किसने स्थापित किया था, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखिए बीच बीच में हम क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं ताकि हमारे साथ आप भी कुछ सर्च करो, ताकि आप लोग को भी उससे मतलब ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। तो जब भी कुछ बोला जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।